आणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अक्षायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचड़मुक्कारो शब्द पावक प्रणाशिड़ो मंगलाणं च सव्येशिं पड़वम हवै मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ मैं संस्था के राष्ट्रीय मंत्री सम्मानित श्री जवाहर सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह प्रतिभागियों के स्वागत हेतु आमंत्रित हैं और अपनी बात रखें। जी सम्मानित सर। काफी लोगों के वीडियो ऑफ है भाई, बहुत ज्यादा लोगों के वीडियो ऑफ है। जी एक बार पुनः आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और विशेष तौर से संचालक जी से कि उन्हें किसी न किसी माध्यम से सूचित करें कि अपने वीडियो को ऑन जरूर रखें। शुरू जी करें जवाहर जी। आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थी और विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने वाले हमारे प्रशिक्षक गण, मैं आप सभी का जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे केवल 1 मिनट में एक बात कहनी है कि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी होता है और न मालूम यदि उनको सही दिशा मिल जाए तो उस दिशा में जाकर वो बहुत उन्नति को प्राप्त होते हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकार का यही प्रयास है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो बहुआयामी होते हैं। उनके मन और मस्तिष्क में कहाँ क्या चल रहा है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जैन शिक्षा समृद्धि का यही प्रयास है कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को हम निखार कर आगे लाएं। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको भी उस कला में पारंगत होना आवश्यक है। इन वेबिनारों के माध्यम से जो भी शिक्षक जिस विषय में भी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा वो उस कला में पारंगत होगा, उनका स्वयं का विकास होगा और वो बच्चों को भी बहुआयामी क्षेत्र में विकसित करने में सहयोगी बनेंगे। हमारे जो प्रशिक्षक हैं सभी बहुत अनुभवी हैं। हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्री कमल जी डाबा वाले ने लगातार 1 महीने परिश्रम करके इसकी रूपरेखा तैयार की है। प्रशिक्षकों को पूरा समझाया गया है, उनका सिलेबस बना है, उनके कंटेंट्स बने हैं कि किस वेबिनार में क्या कंटेंट्स होंगे और उसके अनुसार ही प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिकाओं को इसे ग्रहण करना चाहिए। हालांकि जानकारी में आया है कि ग्रुप बड़े हैं, अभी शुरू करते हैं। प्रारंभ में यदि आवश्यक हुआ तो बड़े ग्रुपों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा ताकि सभी लोग आसानी से प्रशिक्षण ले सकें। मेरा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से ये निवेदन है कि वो इस प्रशिक्षण को व्यर्थ का या मनोरंजन का प्रशिक्षण ना समझें। ये उनके जीवन में बहुत मुश्किल से ऐसा समय आया है कि वो आज जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पर ही बैठकर
उनको अपने व्यक्तित्व का निखारने का अवसर मिल रहा है। जीवन में जब भी कोई अच्छा मौका आए उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी से ही हमारे विद्यालय का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभारी हूं विशेष रूप से प्रशिक्षकों का, जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके इस प्रशिक्षण को देने की स्वीकृति प्रदान की है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि इस अवसर का आपको पूरा पूरा सदुपयोग करना है। ये जो स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, ये आपके कौशल को निखारने का मिला है, तो आप पूरा उपयोग जरूर करें। और अगले क्रम में मैं संस्था की मुख्य समन्वयिका श्रीमती मीनू मैम से अनुरोध करूंगा कि आप हॉबी क्लास का एक परिचय हमारे बीच रखें। सम्मानित। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मीनू हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं आप सभी के लिए और हम सभी के लिए। खुशियों को शौक से मिलाएंगे, यानी जो भी हमारी हॉबीज क्लास चल रही है, हॉबीज विद हैप्पीनेस, मैं सिर्फ उन्हीं के विषय में आपसे बात कर रही हूँ। खुशियों को शौक से मिलाएंगे, हर पल हर लम्हा जिंदगी का अपनी कला से सजाएंगे। थे हम अब तक अपनी ही कला से अनजान, सभी अपनी उम्मीद अपने सपने संजो कर लाएंगे। राह दिखाई जैन शिक्षा समृद्धि ने, उस राह पर चलकर हम एक मुकाम बनाएंगे। जिंदगी के अलग ही पथ हम बनाएंगे, स्वयं चलेंगे और दूसरों को मार्ग हम बताएंगे। उगते सूरज से रंगों रोशनी हम लाएंगे, खुशियों को शौक से हम लहराएंगे। खुशियों को शौक अब हम बनाएंगे, खुशियों को अब शौक से सजाएंगे। सिर्फ यही कि जो अब हम हॉबीज की हमारी ये जो क्लासेस चलने वाली हैं, इसमें हमें बहुत सारी रास्ते और बहुत सारी चीजें हमें आगे मिलेंगी। जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो हमें नई नई चीजें सिखाएंगे और उनको हम कैसे अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, ये सब भी वो हमें बताएंगे। तो हम मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ और उसके बाद आगे नीरज बताएंगे क्या होना है। जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमने बताया है कि जो राह जैन शिक्षा समृद्धि योजना ने दिखाई है उस पर चलना है और अपने शौक को रंगों से भरना है। ये बहुत अच्छा मैसेज हमारे बीच उन्होंने रखा है। और इसी क्रम में हमारे बीच हमारे मुख्य प्रशिक्षक सम्मानित कमल डावावाला सर, कंटिन्यू लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थापक हैं और आपके ही मुख्य मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो मैं आपके लिए आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात रखें। सम्मानीय कमल डावावाला सर। सभी को जय जिनेंद्र। नीरज जी धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित विजय जैन सर, जवाहरलाल सर, मीनू मैडम, जेएसएस के सभी पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक मित्र जिन्होंने हॉबीज फॉर हैप्पीनेस कार्यक्रम के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है। जवाहरलाल सर ने बहुत अच्छे से बात बताई है कि हॉबीज का जीवन में कितना उपयोग, महत्व है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको किस तरीके से इसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। मीनू मैडम ने भी बहुत अच्छे अपने रची हुई कुछ पंक्तियों से इसके बारे में बात की।
मैं भी मानता हूं कि जब भी हम कोई हॉबी के लिए समय निकालते हैं तो वो हमें एक क्रिएटिव ऊर्जा से भर देता है। हमारे अंदर एक रचनात्मक शक्ति का, ऊर्जा का एक रचना होती है और उससे हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हॉबीज, दिन भर के थकावट के बाद जब हम किसी हॉबीज के लिए टाइम निकालते हैं तो वो स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी काम करता है और हमारे ऊपर जो भी स्ट्रेस है, जो तनाव भरी जीवन में हम जीते हैं, उसमें पूरा लाइवलीनेस से हमारा जीवन भर जाता है। इसके उपरांत हमारी जो कला है या हमारी जो हॉबी है, उसका उपयोग करते हुए हम अपने व्यवसाय में एज अ टीचर, हम स्कूल में उसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने निजी जीवन में भी हमारे घर के बच्चे, आसपास के बच्चे और हमारे घर में भी इस कला का प्रयोग करके हम बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और रजिस्ट्रेशन करवाया है। 3 हॉबीज पे वेबिनार्स होने वाले हैं और अभी उसके लिए 3 अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। ये तीनों ग्रुप्स के जो प्रशिक्षक हैं उनका परिचय आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में तो रखा गया है और जो कोर्स है, 6 वेबिनार का जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो भी ग्रुप में रखा गया है। लेकिन मैं ये तीनों प्रशिक्षकों को बहुत समय से जानता हूं, उनको बहुत करीब से देखा है, तो उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जिससे कि आप उनसे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाए और ये 6 वेबिनार के दौरान आप उनसे कितना ज्यादा लर्न कर सकते हैं, कितना ज्यादा सीख सकते हैं, ये आपको सोचना है। हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द ट्रेनर्स एंड हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस वेबिनार सीरीज। तो सबसे पहले मैं यहां पर उपस्थित हमारे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यानी ईपीएस, एंकरिंग और डिबेट के जो हमारे प्रशिक्षक हैं श्री पुष्कर जोशी जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको अभी आप स्क्रीन पे मेरे साथ देख पा रहे हैं। उनका परिचय ग्रुप में तो रखा गया है, लेकिन जो विशेष बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पुष्कर भाई अपने कॉलेज जीवन से ही बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट कंपटीशन, कॉलेजेस में जो यूथ के लिए जो इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स किए जाते हैं, ये सभी प्रवृत्तियों के साथ वो बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन नाटक यानी जो एक्टिंग का जो क्षेत्र है उनके साथ भी बहुत करीब से पुष्कर भाई जुड़े हुए हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ का भी ग्रेजुएशन यानी एलएलबी किया और व्यवसाय के तौर पे वो शेयर मार्केट के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अहमदाबाद की रेप्यूटेड कंपनी में लीडरशिप पोजीशन में है। वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं और गुजरात और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के टीम्स के लीडर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पुष्कर भाई में एक लीडरशिप की क्वालिटीज हैं और इसको और निखारा जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल नाम की संस्था ने। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। पुष्कर भाई जेसीआई के नडियाद चैप्टर से जुड़े, नडियाद चैप्टर के प्रेसिडेंट बने, जो कि इंडिया का टॉप 10 चैप्टर्स में से एक है, उसके लीडर बने। 100 से भी ज्यादा लोगों के चैप्टर को उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया और उसके बाद जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के जो अलग अलग जोन्स होते हैं, जिसमें करीब करीब पूरे गुजरात के
40 से 50 चैप्टर्स होते हैं, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने कार्य किया। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स का पूरा सीरीज है, उसमें वो जोन ट्रेनर बने। उसके बाद नेशनल ट्रेनर यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में वो सर्टिफाइड है, सम्मानित किए गए हैं। और बहुत सारे जो कार्यक्रम है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के कार्यक्रम, स्पीकिंग स्किल्स के कार्यक्रम और काफी अलग अलग ऐसे लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के वो फैकल्टी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेशनली कॉरपोरेट में बहुत सारी कंपनीज, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आज तक वो कर चुके हैं। जीएसएस के साथ वो जब से हॉबीज फॉर हैप्पीनेस कार्यक्रम शुरू हुआ तब से कनेक्टेड हैं, और आपकी बैच से पहले बहुत सारे शिक्षकों को पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग और डिबेट के गुण और उसकी कला वो सिखा चुके हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इस विषय से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वो आपको बता दूं कि वो एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हमारे साथ आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोच के रूप में कार्य करते हैं। और उनका एक विशेष पहलू कि उन्होंने गुजराती सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा को धारण करने वाले हमारे प्रशिक्षक पुष्कर जोशी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। पुष्कर जी, अब मैं पुष्कर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ अपने कोर्स के बारे में और वो क्या करवाने वाले हैं उसके बारे में कुछ बात रखें। पुष्कर जी, पुष्कर जी आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर और जेएसएस के सभी पदाधिकारी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं। ईपीएस, एंकरिंग और डिबेट तीनों मेरे बहुत ही नजदीक के मनपसंद विषय है, और इस पे जब भी बात होती है ना, मैं बहुत एक्साइट फील करता हूँ। और जो लोग मुझसे सीखते हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। तो बात करते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो दुनिया में बहुत सारे डर है, ठीक है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे डर है जो हम फेस नहीं करना चाहते। तो सबसे बड़ा डर जो है वो है स्टेज फियर। स्टेज के ऊपर जाके बोलना वो सबसे बड़ा डर है। तो उस डर को किस तरीके से ओवरकम किया जाए और उस डर को भगा के स्टेज के ऊपर जाके किस तरीके से बोला जाए, ये सारी चीजें हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में सीखने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए, एकदम एक्साइट हो जाइए कि आप जब ये प्रशिक्षण लेंगे उसके बाद 5,000 50,000 लोग भी आपके सामने होंगे तो भी आप स्टेज पे चढ़ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। दोस्तों, किस तरीके से बोलना है वो तो हम सबको पता है, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं उसके बाद 1 साल के अंदर बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। पर किसके सामने क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ऐसी हमारी कौन सी चीज है जो हमें लोगों के सामने रखनी है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है, किस तरीके से चलाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है मेरे पास, वो फॉर्मूलाज को यूज करके आप बहुत ही इजी वे में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाले हैं। तो कोई भी टेंशन ऐसा मत रखना कि इतने कम समय में हम कैसे सीख पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और अब तक जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस भी आप पूछ सकते हैं, आपके नजदीक के ही दोस्त लोग ही होंगे, वो लोग आपको बताएंगे कि वो लोग कितने अच्छी तरीके से, कितने इजीली ये सब सीख चुके हैं, ठीक है। हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरीके से बनानी है, ये सारी चीजें हम ईपीएस में सीखेंगे। उसके बाद है एंकरिंग। तो एंकरिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप जाते होंगे तो उस प्रोग्राम को
किस तरीके से आगे चलाया जाए, वो पूरा का पूरा जिम्मा एंकर के हाथ में होता है। और जैसा एंकर होता है ना, वैसा प्रोग्राम होता है। अगर एंकर बहुत बढ़िया हुआ तो प्रोग्राम में आपको बहुत मजा आने वाला। पर एंकर ने अगर कहीं पे ढीली बात कर दी तो आपको मजा नहीं आएगा। तो एंकर के ऊपर पूरा प्रोग्राम होता है। तो किस तरीके से प्रोग्राम को आप अप ले जा सकते हैं, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आप स्टोरीज कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे थॉट्स यूज कर सकते हैं, कैसे शायरी यूज कर सकते हैं, आपके सामने ऑडियंस कौन सी है, कौन सी ऑडियंस के सामने किस तरीके से बात करनी है, ये सारी चीजें हम एंकरिंग में भी सीखेंगे। और डिबेट, डिबेट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि डिबेट क्या है। कुछ लोग उसका गलत तरीके से उसे समझते हैं कि डिबेट यानी सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको सिर्फ काटना है, उसकी बात को गलत साबित करना है। ऐसा नहीं है। डिबेट यानी आपकी जो बात है उसको आपको ठोस तरीके से रखना है। सामने वाले की बात उसकी जगह पे सही है, पर आपकी बात जो है उसको ठोस तरीके से रखना किस तरीके से है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के फॉर्मूलाज हम आने वाले सेमिनार्स में सीखने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइट हूँ, आप लोग भी बहुत एक्साइट हो जाना, और हर एक सेमिनार में आप अपने फुल फ्लेज अटेंडेंस में रहना, और जो जो असाइनमेंट आपको दिया जाए वो सब असाइनमेंट्स अगर आपने फुलफिल कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर बना के छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पुष्कर जी, आपने बहुत सही कहा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हमारे जो नेक्स्ट हॉबी क्लास के जो प्रशिक्षक हैं वो ड्राइंग एंड पेंटिंग के हमारे प्रशिक्षक दीपा झाला मैडम है। उनका परिचय भी ग्रुप में रखा गया है, 6 वेबिनार का कोर्स कंटेंट भी उसमें रखा गया है। लेकिन दीपा जी के बारे में जो विशेष उनका जो परिचय है, जो मैं जानता हूं, वो आपको मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। दीपा झाला मैडम कला के क्षेत्र से के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है। उनको पेंटिंग, स्केचिंग, पोर्ट्रेट बनाना, न सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग, लेकिन कविता लिखना, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के साथ उनका लगाव रहा है। वो बेसिकली अहमदाबाद से बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल वो अभी नडियाद में, गुजरात में नडियाद करके जो शहर है वहां पर रहते हैं। उन्होंने बीकॉम बीए की अपनी पढ़ाई एलडी कॉलेज जो अहमदाबाद में है वहां से पूर्ण की। उसके उपरांत वो योगा की भी सर्टिफाइड टीचर है, और ये उसके उपरांत ड्राइंग, स्केचिंग करना, पोर्ट्रेट बनाना, पेंटिंग करना, ये उनके शौक को उन्होंने बहुत अच्छे से निखारा है। और प्रोफेशनली अब वो ये कला और बच्चों को और बड़ों को सिखाती भी है, और खुद भी उसका प्रयोग करती हैं, और प्रोफेशनली भी पेंटिंग करना और पोर्ट्रेट्स बनाने का कार्य वो करते हैं। जब से हॉबीज फॉर हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और उनके वेबिनार्स में सिर्फ वो ड्राइंग करना सिखाने तक सीमित नहीं रहती है, लेकिन अलग अलग कितनी तरह की कला के रूप होते हैं, कितने फॉर्मेट्स होते हैं, और वो सब की जो जानकारी है, और जो अच्छे ऐसे कलाकार हैं, उनके बनाए हुए चित्र हैं, उनकी कला है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से वो अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ती हैं, और वही उनके वेबिनार को बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ दीपा झाला मैडम। आप उनको उनको तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं दीपा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में, ड्राइंग और पेंटिंग और इस वेबिनार श्रृंखला के बारे में कुछ बात करें। नमस्कार
नमस्कार जेएसएस के सभी महानुभाव, माननीय सभी महानुभाव और उपस्थित सभी शिक्षक प्रशिक्षक गण को मेरा सादर नमस्कार और जय जिनेंद्र। और मेरे विषय के बारे में, चित्रकला के विषय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सोचते हैं कि ये विषय क्या है और चित्रकला का अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कला है वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। चित्रकला भी उसी तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे जो मन के भाव होते हैं, विविध भाव होते हैं, वो हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं। सारे कला, जैसे कि नृत्य कला होती है, संगीत होता है, उसी तरह से चित्रकला भी हमारे विविध भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। कभी कभी हम कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बोलकर या लिखकर क्या इस तरह से जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, या फिर कुछ अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये सारी कलाएं जो है वो हमें हमारे सारे भाव को अभिव्यक्त करने में मदद रूप होती है। और चित्रकला का इतिहास देखते हैं तो हजारों साल, 40-50 हजार साल पहले से ये कला का उद्भव हुआ है, जब शायद भाषा नहीं थी लोगों के पास, जब शब्द नहीं थे, तब लोग गुफाओं के जो दीवारें थी उसके ऊपर जो शिकार करके आते थे या जो भी वो करते थे, वो उनके पास उस टाइम जो भी अवेलेबल मटेरियल था उससे वो चित्र बना दे के अभिव्यक्त करते थे कि ये इतने हमने शिकार किए, इतने ये चीज का, हाथी घोड़ा जो भी, वो अपने मन से अभिव्यक्त करते थे। उनके पास जब शब्द नहीं थे, भाषा इतनी नहीं थी डेवलप हुई थी, तभी से ये कला, उसकी हिस्ट्री देखते हैं हम, तो उतने सालों से ये कला जो है वो उपस्थित है। तो ये कुछ चित्रकला के इतिहास के बारे में बात हुई। और इस तरह के सालों पहले के कुछ चित्र जो है वो फ्रांस में अभी कुछ मिलते हैं वहां पे, जो इतने सालों पहले के बने हुए हैं, तो उसकी उपस्थिति थोड़ा बहुत वहां पे फ्रांस में संग्रहित है। अभी आगे कुछ चित्रकला का जो महत्व है उसके बारे में बात करें कि उसके लाभ क्या है, उससे हमें क्या फायदा मिलता है अगर हम चित्रकला सीखते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस या फिर ये कला को हम करते हैं तो क्या उसका उसका लाभ क्या है। तो इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, या रचनात्मकता में बढ़ावा होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कभी कभी जब हम उदास होते हैं, कोई समय ऐसा आया, तो उस टाइम ये कला जो है वो हमें बहुत ही मददरूप होती है, हमारा मूड चेंज होता है उससे। और हमें जब हम कोई चित्र बनाने बैठते हैं तो हमें मेडिटेशन जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, और तब जो हमारे मन को शांति मिलती है ना, वैसी ही शांति हमें ये कला की साधना करने से मिलती है। तो ये जब हम ये प्रयोग करते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि इसका कितना महत्व है। कला चीज ऐसी ही है जो हमें, एक आध कला जो जीवन में कहते हैं कि एक आध कला होनी चाहिए, जो आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आती है और कभी न कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देती है। इस तरह से ये कला का जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और बच्चों के लिए इसके महत्व की हम बात करते हैं, तो बच्चों में हम देखते हैं कि कोई कोई बच्चा हाइपर एक्टिव भी होता है, कि बहुत चंचल होता है, ज्यादा ही कुछ चंचल होते हैं बच्चे। तो बच्चा होता है तो उसको हमें शांति से बिठाना है, उसके अंदर थोड़ा सा पैशन आए इस तरह का हमें प्रयत्न करना है, तो ये कला उसमें मदद रूप होती है। अगर उसको आप ड्राइंग, कागज पेंसिल लेके बिठाते हो और उसको शांति से ड्राइंग करने को बोलते हो, तो वो थोड़ा सा उसका मगज माइंड शांत होगा। तो इस तरह की कला आप हमको हेल्प करती है, बच्चों को हेल्प करती है। और दूसरा कि चित्रकला जब हम करते हैं तो नेचुरली जो बच्चों को उनकी पढ़ाई में आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कि हैंडराइटिंग अच्छे है तो टीचर्स जब उनके पेपर्स चेक करते हैं तो उनको इजी, और उसकी इम्प्रेशन ही एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ती है। और जब बच्चा आगे चल के कुछ बनना चाहे, कि डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट कुछ भी, तब जो बचपन में थोड़ा भी ड्राइंग का अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया होगा, तो चित्रकला में साधना की होगी थोड़ा बहुत, तो ये सारा उस ये इस ऐसे बड़े क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के क्षेत्रों में भी ये काम आता है। बहुत सारे फिगर्स, आकृतियां उनको बनानी होती है, तब कब अगर ड्राइंग अच्छा नहीं है करके कभी ट्राई नहीं किया हो तो उनको बहुत ही दिक्कतें आती है। तो ये अभ्यास चित्रकला का हर जगह काम आता है। और जो टीचर्स है वो टीचर्स सारे
सब्जेक्ट में इस चित्रकला का उपयोग करके अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत ही मजा आता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको कलर्स अच्छे लगते हैं, चित्र जो निकला हुआ होता है बहुत ही आनंद आता है और उनको कलर्स अच्छे लगते हैं। इसके लिए कलरफुल बुक्स आते हैं बच्चों के, जिसके लिए बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये चित्रकला के जितने हम फायदे गिने उतने कम है। अभी आजकल तो देखा जाए तो ये चित्रकला को के कोई कोई जो तकनीक होते हैं ना, उसको के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई कोई अस्वस्थ है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो लोग जो कुछ ऐसे तकनीक होते हैं जिसका उपयोग करते हैं वो लोग, जैसे कि मंडला आर्ट हो गया, डूडल आर्ट हो गया, इस तरह के जो कुछ आर्ट फॉर्म्स है वो थेरेपी के रूप में इसका उपयोग होता है, ताकि उसे फिजिकल जो कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई रोग, कोई अस्वस्थता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये तकनीक ऐसी है, ये सारे आर्ट ऐसे है कि ये करने आपके ये रोग में भी एक तरह का वो थेरेपी है। तो इस तरह से मन कहते हैं ना कि मन स्वस्थ हुआ तो हमारा तन स्वस्थ रहता है, तो मन की असर बहुत ही शरीर पर पड़ती है। तो आजकल तो ये थेरेपी के रूप में भी आर्ट को, कोई भी आर्ट को लिया जाता है, चित्रकला को तो लिया ही जाता है, भी लिया जाता है, जो थोड़ा बहुत आपको मालूम भी होगा। तो इस तरह से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं जब हम आर्ट को थेरेपी के रूप में उपयोग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही हमारे जीवन में किसी भी आर्ट को अपनाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही फायदा करता है। तो आर्ट एक तरह से तो वो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि जन्मजात होती है। कोई कोई बचपन से ही कुछ सीखा ना हो तो भी बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, संगीत गाना गा लेते हैं या बजाते भी है, कोई कोई सीखा ना हो तो भी करते हैं। लेकिन जिनका पहले से ही अच्छा है, उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से और निखार अपने आर्ट को। और हो सकता है कोई बच्चा इस तरह से हो और उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिले, तो विश्व में आगे जाके वो कोई कुछ बड़ा कलाकार ये बने या विश्व में कोई बड़ा योगदान भी दे सके। लेकिन उसको अच्छी गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कभी हमें कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना भी हो कि चलो मुझे ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगा इंटरेस्ट लेने का और सीखने का, तो थोड़ा बहुत वो लोग भी डेवलप कर सकते हैं और उनको भी इंटरेस्ट आने लगे तो वो जो भी सीख सकते हैं उसका उनको फायदा होता ही है। कोई भी सीखी हुई चीज बेकार तो जाती ही नहीं है। तो इस तरह से ये चित्रकला का हो गया। और हम जब 6 वेबिनार में चित्रकला सिखाने का प्रयास करेंगे, उसमें हमें बहुत ही मजा आने वाला है, जिसमें हम लाइन वर्क, एक सीधी लाइन कैसे ड्रॉ करनी है हाथ से बिना स्केल या इसी तरह से, तो वहां से शुरू करके बिना किसी साधन का उपयोग किए सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, वहां से शुरू करके ड्राइंग सारे कैसे हम बना सकते हैं इजी स्टाइल से, ये और शेडिंग कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे भर सकते हैं, वो सब में जो भी गाइडेंस मिलेगा उसमें आप सबको बहुत मजा आएगा। हम सब मिलके, ये कला ऐसी है कि जैसे कि हॉबी और हैप्पीनेस जो नाम हमने रखा है उसी तरह से इसमें बहुत ही हैप्पीनेस ही मिलती है। तो आप सब कोई भी वेबिनार मिस मत कीजिएगा और आपको सब सही में बहुत ही आनंद आएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीपा मैडम, आपने बहुत अच्छे से बात रखी। और ये तीनों हॉबीज को शिक्षकों को सीखकर अपनी स्कूल में उसका प्रयोग कैसे करें, अपने बच्चों को वर्ग अपने क्लासरूम में उसको कैसे सिखाएं, और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये कला को कैसे वो बताएं। वेबिनार्स होने वाले हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट है। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो भी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, डाइवर्स इंटरेस्ट वाले हमारे टीचर हैं, हिमाद्री सोलंकी। और उनका जो विशेष परिचय है वो मैं आपको दूंगा। ये आपके सामने अभी स्क्रीन पे हिमाद्री सोलंकी है। तो उनका परिचय भी ग्रुप में तो रखा गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और उनके कुछ विशेष जो क्वालिटीज हैं वो उनके बारे में बताता हूँ। हिमाद्री ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और गुजरात में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने BEIT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE कंप्लीट किया हुआ है।
और बीई कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक भारत की एक सर्वश्रेष्ठ जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसमें मुंबई में वो जॉब करती थी। 3 साल तक उन्होंने वहां आईटी फील्ड में जॉब किया। लेकिन आप देखिए कि जो पैशन होता है और अपने जो पैशन को फॉलो करना कितना आनंददायी और कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने टीसीएस का जॉब 2021 में उन्होंने छोड़ा ताकि वो अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, उनको जो पसंद है वो सब काम करें और उससे अपना मतलब उससे जो आनंद मिलता है उसके लिए उन्होंने खुद ये जॉब छोड़ा। और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने अहमदाबाद के एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। फैशन डिजाइनिंग में भी ज्वेलरी डिजाइनिंग ये उनकी स्पेशलिटी है। फैशन डिजाइनिंग किया, उसमें भी ज्वेलरी को कैसे डिजाइन किया जाता है वो उसका उनका एक स्पेशलिटी है। वो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स, गारमेंट्स, ड्रेसेस होते हैं वो, और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स डिजाइन करना, बहुत सारे एग्जीबिशंस में वो हिस्सा लेती है। उनके खुद ने उन्होंने 2 फर्म स्थापित किए हैं, निर्वाणा आर्ट्स और हिमावी क्रिएशंस, जिनके माध्यम से वो प्रोफेशनली आर्ट का प्रयोग करते हुए बहुत कुछ कार्य करती है। लेकिन इतना ही नहीं, उनकी विशेष जो कुछ बातें हैं जो बहुत यूनिक है वो मैं बताता हूं कि हिमाद्री का एक विशेष रिकॉर्ड है जो एक रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। उसको इमेज राइटिंग कहते हैं। मतलब आपको मिरर में देखना है और मिरर में देखते हुए, हिमाद्री भी वो उसके बारे में थोड़ा बताएगी कि मिरर में देखते हुए आपको बिल्कुल उल्टा, मतलब आप बिल्कुल रिवर्स लिखते हैं, वो बहुत स्पीड से ये काम करती है। ये उनकी एक और विशेष कला है। उसके उपरांत वो एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग के फील्ड के साथ भी जुड़ी हुई है। वो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, वहां से उन्होंने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और कोचिंग कोर्स किया हुआ है। और वो बहुत सारे लोगों को रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण भी देती है। और हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग के जितने भी ओबीटी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी वो एक एडवेंचर कोच के रूप में कार्य करती है। इतना ही नहीं, वो डांस की कला के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और अपने डांस क्लासेस के माध्यम से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डांस की कला भी वो सिखाती है। तो ऐसी हमारी मल्टी टैलेंटेड हिमाद्री सोलंकी अभी हमारे सामने उपस्थित है। हिमाद्री, वेलकम टू जेएसएस एंड हॉबीज फॉर हैप्पीनेस। अब आप कुछ बताइए। थैंक यू सर। इधर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र, नमस्कार। सबसे पहले तो सर ने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक यू। कला की बात, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो जैसे अभी दीपा मैम ने बताया कि कला बहुत सारी होती है, अलग अलग किस्म की, जैसे नृत्य कला है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट ना एक ऐसा है कि आप कुछ पुरानी चीजों को लेके, कुछ नई चीजों को लेके, सबको मिक्स करके कुछ ऐसा बनाए, 3D मॉडल बनाए, 2D मॉडल बनाए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी एक पेज पे आ जाए या एक मॉडल के थ्रू आप बयां कर पाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि न्यूज़पेपर जो हम हमारे होते हैं वो पस्ती में चले जाते हैं, जो काम के नहीं है, हम उससे भी बहुत कुछ बना सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज है। जैसे मैं बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके सबको मिला के कुछ अलग बनाने का ट्राई करेंगे हम सब मिलके। और ये बच्चों के लिए ऐसे स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह से उपयोगी होगा कि आपने उनको कुछ एक चीज दी, उससे आप अपनी क्रिएटिविटी से वो लोग कुछ बनाए जिससे उनका फोकस रहेगा।
बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि ग्लू है, पेपर है, उसको चिपकाने में टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है, तो उससे उनका धैर्य बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और आप सबने इसमें एनरोल किया उसके लिए थैंक यू। और हम बहुत अलग अलग चीजें सीखेंगे आने वाले टाइम में। जो 6 वेबिनार्स है, जैसे कि हम बैंगल्स से सीखेंगे, पुरानी सीढ़ी से सीखेंगे, और जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है तो हम थोड़ा फैशन के रिलेटेड भी सीखेंगे, जो आपको निजी जीवन में भी काम आएगा और आपको स्कूल के टाइम में भी काम आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। धन्यवाद हिमाद्री, आपने अच्छे से बात रखी। मैं आपको बता दूं कि हिमाद्री डाई पेंटिंग भी जानती है, टाई पेंटिंग भी जानती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करना है, फैब्रिक पे कपड़ों पे भी प्रिंटिंग कैसे करना है, वो काफी सारी उसकी टैलेंट है। जितना आप उसके साथ रहेंगे, और मैं कहना चाहूंगा ये तीनों प्रशिक्षक ऐसे हैं, जितना आप ज्यादा कनेक्ट होंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे वेबिनार में, ऐसा नहीं कि वो बोलते रहें, भाषण देते रहें, आपको उनसे कनेक्ट होना है, बात करनी है, उनसे पूछना है। वेबिनार के बाद भी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो लगातार एक्टिव रहना चाहिए। उसमें आप तरह तरह के जो आपको असाइनमेंट दिया गया है वो पूरा कीजिए, वो जितना जल्दी पूरा करके और उनसे आप बात करिए, और असाइनमेंट मांगिए, और चीजों के बारे में पूछिए। तो आपको ये 6 वेबिनार है, ये 1.5 महीना आपके जीवन का एक बहुत ही यादगार मेमोरेबल टाइम होने वाला है। ये बात में कोई शंका मुझे नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव पड़ेगा। अब हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं, कल से हमारे तीनों प्रशिक्षक उसमें आपके साथ इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे। आपको आपका परिचय भी उसमें रखना है, और आपको जो कोर्स कंटेंट दिया गया है उसका स्टडी करके आपको उसमें क्या कुछ और जोड़ना है, क्या और सीखना चाहते हैं, आपकी कोई अपेक्षा है तो आपको बताना है। आप ये कोर्स कंटेंट को आपके स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी डिस्कस किए, और फिर आपकी जो राय है वो जरूर ग्रुप में रखिए। हमारे प्रशिक्षण ये तीनों हॉबी के लिए क्या मटेरियल की आवश्यक मटेरियल है जो हर वेबिनार में चाहिए, और हर किसी वेबिनार में जो स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए वो सब ग्रुप में रखा जाएगा। अगर ये सब मटेरियल आपके पास होगा तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से सफलतापूर्वक वेबिनार पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे यहाँ पर अवसर दिया सभी प्रशिक्षकों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द हॉबीज फॉर हैप्पीनेस वेबिनार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे प्रशिक्षक परिचय श्रृंखला के साथ आगे मैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री विजय सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि दो शब्द हमारे बीच रखें। सम्मानित सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हॉबीज के बारे में सब चर्चा हुई। मैं आपको अभी आप जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको मैं जब आप 70 साल के होंगे उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं 70 से ऊपर तो मैं इसका आपको अपना सेल्फ वो है जो अच्छा बताने वाला हूं। देखिए, जीवन में आपने सबने सुना है कि भाई 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। और आज के युग में जो मोबाइल का युग आया है उसमें तो मैं सोचता हूँ 10 साल का ही बच्चा रिटायर हो जाता है, क्योंकि वो खाली मोबाइल से ही लगा रहता है। लेकिन आप एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको अपना समय अपने आप ही काटना पड़ेगा, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना आप।
और मदद कौन करेगा? मदद ये आपकी हॉबीज करेंगी आपको। हॉबीज से का फायदा जो अभी से ही आप बच्चों के अंदर, उनके दिमाग में क्रिएटिविटी को घुसा देंगे। हॉबीज से मतलब जो जो आपका चैप्टर है उसको घुसा देंगे, तो चाहे वो 20-25 साल कुछ ना करें, लेकिन अपने बुढ़ापे में वो उसी को ही दोबारा चालू करेंगे। जैसा कि तीनों हमारे प्रशिक्षकों ने अपने अपनी हॉबीज की कला के बारे में बताया, ये हॉबीज का काम बहुत अद्वितीय है। आप इसकी वैल्यू 2-4-5 साल के बाद जब लोगों से डिस्कस करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। देखिए, क्रिएटिविटी हॉबीज के थ्रू ही डेवलप होती है। मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में आर्ट एंड पेंटिंग के कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं? चलिए, हम हिंदुस्तान के हैं तो आप M.F. हुसैन का नाम ही आपने सुना होगा। क्या थे M.F. हुसैन? उनकी पेंटिंग की जो कला थी, हिंदुस्तान में कितने रुपए में एक पेंटिंग बिकती थी, मैं आपसे कॉमर्शियली बात कर लूं, मुझे कोई वो नहीं है इसमें। मैं तो चाहता हूं कि मेरा हर अध्यापक स्कूल में पढ़ाए और हॉबीज की क्लास से पैसे कमाए। मैं अच्छी तरह से चाहता हूं कि वो जिस बच्चे को पढ़ाएं उसके दिमाग में ऐसे हॉबीज को भर दें कि वो पूरी जिंदगी उससे न निकले। बीच में मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, अगर हमारे प्रशिक्षकों का 2 वे ट्रैफिक रहेगा तो वो 6 वेबिनार की जगह 12 वेबिनार कर लेंगे, और अगर 1 वे ट्रैफिक रहा तो 6 की 3 रह जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रशिक्षक के ऊपर हावी रहना है। आप जितने क्वेश्चन उनसे पूरा ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, आपको उतना ही मजा आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप हार जाएंगे, हमारा प्रशिक्षक नहीं हारेगा। क्यों? कि सिखाने वाले को सीखने वाले से ज्यादा मजा आता है, ये दुनिया का नियम है। तो आप लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। जो भी होमवर्क आपको मिले, ये आप स्कूल की छुट्टी मत मानिए, आप कैसा ही अपने जीवन में समय निकालिए। आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे हॉबीज पर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो ग्रुप में उसको फौरन शेयर करें। जैसा मान लीजिए मैडम कोई वेस्ट चीज बना रही है और आपके गांव में या आपकी जगह में और कोई चीज की वेस्टेज है, जैसे हमारे यहाँ सम्मेद शिखर जी के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ बांस खूब होता है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ एग्रीकल्चर की बहुत तरह तरह की फूल पत्तियां होती हैं, तो वो हमारा ट्रेनर आपको वो भी सिखाएगा। आपके ऊपर है कि आपको क्या सीखना है। और पूरे विश्व में आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट की इतनी बड़ी वैल्यू है कि क्योंकि आप शायद अभी नहीं समझते हैं, जब आप कर लेंगे तब आपको इसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हॉबीज के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक दिया है, इसीलिए हमने इसके ऊपर ताकत दी है। जो जो स्कूल में जो जो अध्यापकाएं पढ़ाती हैं उनको हॉबीज ज्यादा से ज्यादा सीखनी पड़ेगी। उसका मैं आपको फायदा बताता हूं कि आपकी इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी अपने स्कूल में। वैल्यू से मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू से मतलब आपको सम्मान इतना ज्यादा बढ़ेगा कि बच्चे आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि मैडम हमको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा दो, मैडम हमको आप ड्राइंग पेंटिंग सिखा दो। वो आपके अंदर हुनर हो जाएगा तो आप अपने आप सिखा देंगे। एक टॉपिक जो पुष्कर जी ने एंकरिंग का बताया था, वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दुनिया के सामने नहीं, आपको अपने आप से, अपने परिवार में, अपनी संस्था में कैसे कम्युनिकेशन करना है, वही आपको कला आनी चाहिए। आपके गांव में ज्यादातर अपने बहुत सारे गांव के लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप 6 वेबिनार कर लीजिए और उसका प्रैक्टिकल प्रारूप करिए। आपके गांव में आपके लोग फौरन समझ जाएंगे, देखो ये लेडी में कोई अलग बात है। मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी निखर जाएगी कि आपको खुद को नहीं पता है। और ये प्रयोग हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पुष्कर जी ने
हमारे यहाँ की बहुत सारी महिलाओं को जो बिल्कुल बोलती नहीं थी, उनको इतना बढ़िया एंकर बना दिया है कि मैं तो सब जगह तारीफ करता हूँ। और मैं तो लोगों से कहता हूँ एंकर चाहिए तो मैं अपने स्कूलों से दे दूंगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन तकलीफ क्या है कि इनको आराम से हर एक चीज मिल रही है, इसलिए इसकी ये वैल्यू नहीं समझ रहे। इनको सबको ये नहीं मालूम है कि हॉबीज की मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा है, चाहे वो एंकर हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाला हो, चाहे वो ड्राइंग की पेंटिंग की हो। अभी इन लोगों को मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? कि इन्होंने उसके अंदर नहीं घुसे हैं अभी। जब उसके अंदर घुसेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब इनको वैल्यू मालूम पड़ेगी। 1 घंटे का समय हो गया, समय में ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन अंत में एक बात कहता हूं, 6 वेबिनार हमने डिजाइन किए हैं। जो जो ग्रुप वाला कहेगा साहब हमारी वेबिनार और बढ़ा दीजिए, हम वेबिनार बढ़ा देंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर सीखने की लगन है तो आप किसी से मत डरिए। और देखिए, सीखने वाला कोई बहाने में नहीं जीता है। जब आपको अपने काम में मजा आएगा ना, तो आप अपने गांव की ब्याह शादी भी भूल जाओगे, आप इवेंट भी भूल जाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप इवेंट भूल जाना, इसके अंदर डुबकी लगाओ तो आपको देखो बहुत बड़ा मजा आएगा। अंत में मैं एक बात यही कहूंगा कि जो भी कम्युनिकेशन है, ग्रुप को बहुत बड़ा एक्टिव रखिएगा। ग्रुप को जितना ज्यादा एक्टिव रखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। दोनों हमारे अनीता जी और नीरज जी भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, आपको कोई परेशानी होगी तो हम ग्रुप को स्प्लिट भी कर देंगे। लेकिन आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, वो हम सबसे पहले देखेंगे। अगर सीखने की ललक नहीं होगी तो फिर हम ग्रुप अलग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सीखने वाले कम लोग होंगे तो हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमको तो इंटरेस्ट सीखने वालों से है, न कि उससे है कि साहब कितने लोग सीख रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब ग्रुप स्टार्ट होता है उससे पहले आपको होमवर्क दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन आपको अपना देना है। 2-4 दिन बाद जो आपका नेक्स्ट वीक से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आज आप सभी इस परिचय वेबिनार में सम्मिलित हुए, आपने अपना समय दिया और हमारी हॉबी क्लास से आप परिचित हुए। उम्मीद है कि आप सभी क्लासों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ अटेंड करेंगे। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी ग्रुप हैं वो 2 वे चलेंगे, तो उसमें आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप सीखिए। आप में एक प्रभावी बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि समय हो चला है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी किसी के को लिए अगर बहुत कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। जी जी, अगर किसी को कुछ बात करनी है, कोई पूछना है, आराम से पूछिए, हैंड्स अप करिए और आपको पूरा मौका मिलेगा। तो नीरज कोई बोलना चाहता है? जी ऑनर्स बोलना चाहते हैं, कोई बोलना चाहे? जी, मौजूदा प्रतिभागियों से अनुरोध है हाँ कि बोलिए। जी जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए बेटा। जी सर, वेबिनार का टाइम क्या रहेगा? आपने टाइम इसमें लिखा नहीं है क्या नीरज? जी, नीरज टाइम सर इनका दिन का ही है सर, कुछ नहीं, दिन का फिक्स है। है ना टाइम, हमने लिख के दिया है। कमल भाई जी भूल गए क्या लिखना? पर नहीं नहीं, लिखा हुआ ही है, जब हमने पहले दिया था उसमें ही। 1 मिनट में चेक करता हूँ। 2 बजे से 3:30 अनीता, आपको याद है? 3 से 4:30 है, 3 से 4:30 है। जो सबसे पहले दिया गया है ना, उसी में सब लिखा हुआ है 3 से 4:30। अनीता जी का डॉक्यूमेंट है PDF ग्रुप में। अच्छा लिखा हुआ है। हाँ 3 से 4:30 है। चलिए, और कोई कोई पूछना चाहे? थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहे, करिए।
इसमें देखिए जो क्योंकि ये टाइम की बात पूछी तो मैं क्लियर कर देता हूं। 23 तारीख बुधवार से, वेडनेसडे है, 23 तारीख से हमारे वेबिनार शुरू हो रहे हैं। जितने भी लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग में जुड़े हुए हैं उनका हर बुधवार को, वेडनेसडे को 3 से 4:30 वेबिनार होगा। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट में जुड़े हुए हैं उनका गुरुवार को होगा, थर्सडे, और 24 तारीख से उनका पहला वेबिनार शुरू होगा और हर थर्सडे को जुड़ना है। और जो भी हमारे ईपीएस, एंकरिंग और डिबेट के प्रतिभागी है उनका शनिवार से 26 तारीख से शुरू होगा। उनको हर शनिवार को 3 से 4:30 बजे ये वेबिनार में जुड़ना है। आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी ये टेबल। सर जी बोलिए। सर, वो सर हम लोग चाहते थे कि शाम में डिबेट और एंकरिंग का शाम में नहीं हो सकता है कैसे? टाइमिंग शाम को ऐसा 7 होता है बजे तो हम बेटे लोग जी, हमारा अनुभव ये है कि जब लास्ट ईयर हमने किया था तभी लोगों ने चेंज करवाया था टाइम। इसीलिए हम लोग तो रात में ही खुश हैं, लेकिन हम तो आपकी वजह से हम लोग दिन में कराना पड़ता है। नहीं सर, हम क्योंकि लोग दिन में रात में मतलब ठीक है सर, 7:30 बजे जो स्टार्ट होता है मीनाक्षी मैडम होता है तो उसी टाइम में अगर करवाते तो अच्छा रहता है। देखो टीचर्स को जो है ना घर का काम बहुत करना पड़ता है, तो इसलिए वो रात में समय नहीं दे पाते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं, आप ग्रुप में लिखिएगा, जैसा होगा करते हैं। ओके सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई चलिए हमारे स्कूल ओनर यहाँ पर अगर मीटिंग का समय 7 बजे 7:30 बजे शाम को रखा जाए तो सबसे अच्छा रहेगा सर। दिन में और कई काम रहते हैं, इसे नहीं बोल पाएंगे सर ये लोग। देखिए हमने तो जो लास्ट ईयर जब आपकी वेबिनार हुई थी हॉबीज की, उसी टाइम को इसलिए रखा था क्योंकि लास्ट ईयर सब सर अच्छी हमने चली जब थी। यही भी कहा था कि शाम को ही लेना सर। कमल भाई जी सर, कैसे डिसाइड करेंगे अपन? नहीं सर, हमने उस वाली मीटिंग में भी कहा था सर शाम को जाता है 8:30 बजे। 8:30 का भी सही था सर, नहीं 8:30 हमें बजे भी कर देखिए सकते हैं। कमल भाई 8 8:30 में अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर शाम में जो है ना सर, ड्राइंग एंड पेंटिंग या तो डिबेट क्लास ही चल सकता है सर। ड्राइंग एंड पेंटिंग में तो आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग एंड पेंटिंग तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि कभी कभी लाइट जो है ना सर मौसम की वजह से खराब भी रहता है सर। चलिए ऐसा करते हैं, कभी ये अगले वीक की रखते हैं, उसमें जी जब दिक्कत सर। आएंगी तो फिर अपन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है? जी सर। हाँ नीरज तुम इसका सॉल्यूशन निकालो, जी हम सर। बताएंगे। ठीक है? जी जी हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्ते। जय जिनेंद्र, नमस्ते। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सर। सर। ये